11th क्लास। आइए बेटा, आज हम जो है अपना वापस से कंटिन्यू करते हैं अपना नागरिकता चैप्टर। इसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा विशेष टॉपिक जो है वो है एक आदर्श नागरिक के गुण। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में जो है 4 नंबर 2 नंबर में आ जाता है, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन। ओके, देखो कि सबसे पहला तो जो है ये सबसे किसी भी जो यदि मान लीजिए हम कहते हैं कि एक अच्छे नागरिक, जैसे हमने कहा कि नागरिक जो है अगर बुद्धिमान होते हैं, स्वस्थ होते हैं और जागरूक होते हैं, तो इन सब चीजों से क्या होता है, इन सब चीजों से जो है कहीं ना कहीं राष्ट्र के विकास पर जो है इस चीज का असर पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो नागरिक हैं वो अच्छे गुणवान हैं, उनके अंदर सभी अच्छे गुणों का अगर वास है, ठीक है, तो वो अच्छी गुड क्वालिटीज वाले हैं, तो इससे क्या रहेगा कि इससे देश जो है ज्यादा तेजी से, समाज जो है ज्यादा तेजी से जो है डेवलपमेंट कर सकता है, उन्नति कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला देखो साउंड हेल्थ, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य। एक आदर्श नागरिक जो होता है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है बेटा, कि वो स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर स्वस्थ नागरिक होगा तभी जो वो है एक अच्छे परिवार का, राज्य का और समाज का जो है समाज के प्रति जो भी उसके कर्तव्य है उनको सही ढंग से उसका दायित्वों को निभा पाएगा, पूरा कर पाएगा। ठीक है, क्यों हमने शुरू से ही क्या कहा जाता है, एक कहावत है कि एक स्वस्थ मन के अंदर ही क्या होता है, एक स्वस्थ मन के अंदर ही स्वस्थ शरीर का वास होता है। ठीक है, निर्बल व्यक्ति तो अपना कार्य ही नहीं कर सकता ढंग से, तो वो दूसरों का कार्य क्या करेगा। ठीक है, अपना जो है वो अपनी सेवा, अपना जो है स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रख सकता, तो वो जो है लोगों की सेवा के लिए कैसे अपना समय दे सकता है। तो इसलिए सबसे अच्छा और सबसे पहला गुण क्या माना गया है कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। उसके बाद अच्छी बुद्धि, यानी कि अच्छी बुद्धि का मतलब क्या है कि गुड जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो है साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसी जो भी ऐसी सिचुएशंस हो जिसमें उसको अपना जो है बुद्धि का प्रयोग करना है, अपने आत्म संयम का और विवेक का प्रयोग करना है, तो वो अतिशीघ्र उसको कर सके। ठीक है, प्रोफेसर व्हाइट ने देखो इसके लिए क्या कहा है कि साधारण बुद्धि, ज्ञान और निष्ठा आवश्यक गुण है किसी भी नागरिक के लिए। साधारण बुद्धि का मतलब यहाँ पर यह है कि वो पागल नहीं होना चाहिए, वो अस्थिर बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग ठीक होना चाहिए। और ज्ञान का मतलब तो आपको पता ही है, नॉलेज, और निष्ठा का मतलब भी जो है कि पूरी जो है वो पूरी डेडिकेशन के साथ जो है देश के प्रति समर्पित हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है एक आदर्श नागरिक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा है अच्छा चरित्र। तो साउंड जो है, साउंड करेक्टर का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा चरित्र होने से क्या लाभ होता है, देखो अच्छा चरित्र होने से ये लाभ होता है कि कहीं ना कहीं जो है वो समाज और राष्ट्र के लिए जो है उपयोगी सिद्ध होता है। सत्य, अहिंसा, अनुशासन, ईमानदारी, आज्ञा पालन आदि ऐसे गुण होते हैं जो चरित्रवान नागरिक के लक्षण होते हैं। तो इसलिए जो है आदर्श नागरिक प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे चरित्र का प्रदर्शन करता है, चाहे वो राजनीति में जाए, चाहे वो किसी सरकारी जो है कार्यालय में कार्य करे या किसी प्राइवेट संस्था के लिए काम करे, चाहे वो समाज में किसी भी तरीके का रोल अदा कर रहा है, तो एक अच्छा चरित्र जो है वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक नागरिक के लिए। ठीक है, देखिए जो आजकल आप देखते हैं ना समाज में कई तरीके के अपराध निरंतर चलते रहते हैं, तो उन अपराधों की वजह क्या है कि कहीं ना कहीं जो लोगों का करेक्टर है वो क्या हो गया है, करेक्टर में थोड़ा सा जो है वो उतने ज्यादा पहले की तरह जो है सजग नहीं है, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो एक आदर्श नागरिक के गुणों में अच्छा करेक्टर भी जो है, गुड करेक्टर भी जो है एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ देखो सामाजिक भावना, सोशल स्पिरिट, के लोगों के अंदर जो है सामाजिक भावना का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो नागरिक होते हैं स्पेशली उनमें। ठीक है, देखो क्या होता है कि समाज के प्रति सहयोग की भावना, स्नेह, सेवा, त्याग आदि की भावना से आदर्श नागरिकता का विकास होता है। सामाजिक बुराइयों को दूर करना आदर्श नागरिक की विशेषता होती है। सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी होती हैं, जैसे कोई भी हो सकती है, दहेज प्रथा हो सकता है, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या हो सकती है आज के टाइम में, और बहुत सारा जो है ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो करवाते हैं बंधुआ मजदूरी हो सकती है। ठीक है, पर्दा प्रथा हो सकती है, समाज में फैली हुई कोई ये छुआछूत से रिलेटेड समस्या हो गई, जैसे समझ गए आप। तो इस तरीके से जो है कोई भी समस्याएं, जो सामाजिक समस्याएं, बुराइयां हैं, समस्याएं हैं, आदर्श नागरिक जो है अगर उसके अंदर सामाजिक भावना होगी, यानी कि सहयोग की, स्नेह की, त्याग की, सेवा की, इस प्रकार की भावनाएं अगर उसके अंदर होंगी, तो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा कि वो समाज के लिए एक आदर्श नागरिक के रूप में कार्य कर पाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कर्तव्य पालन, कर्तव्य परफॉर्मेंस ऑफ
ड्यूटीज के, वो जो है अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से सजग होना चाहिए। ठीक है, सभी नागरिकों को ये तो हमेशा ही पता होता है कि उसे बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, परंतु सच्चा और आदर्श नागरिक वही है जो अपने अधिकारों के साथ साथ बेटा अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखे कि दूसरे लोगों के जो अधिकार हैं उनका किसी भी रूप में हनन न होने पाए। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट है मताधिकार का उचित प्रयोग करना। कि आदर्श नागरिक जो है उसका, जैसे हमने पॉइंट में आपको जब बताया था कि नागरिक का मीनिंग क्या होता है, नागरिक जो है वो व्यक्ति होता है जिसको बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो मताधिकार का प्रयोग, मताधिकार क्या है, एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, तो ये जो है ये वो क्या होना चाहिए, व्यक्ति जो है ऐसा होना चाहिए जो अपने इस प्रकार के राजनीतिक मताधिकार का अच्छे से प्रयोग कर सके। ठीक है, और उसके लिए आदर्श नागरिक वही होता है जो अपने वोट का ठीक तरीके से प्रयोग कर सकता है। कई नागरिक क्या होते हैं बेटा, कई नागरिक जो है स्वार्थ में आकर के अपने वोट को बेच देते हैं, यानी कि वो अपने वोट को जो है किसी भी ऐसे कैंडिडेट को दे देते हैं जो उनको बदले में जो है 150 रुपए दे रहा हो या किसी प्रकार का अन्य प्रलोभन दे करके, और जो है उनको मन चाहे स्थान पर उनका वोट डलवा लेता है। तो ये चीज जो है ये गलत है। तो आदर्श नागरिकता के लिए वोट का उचित प्रयोग करना भी आवश्यक है। नागरिक गुण, देखो आदर्श नागरिक वह होता है जिसमें, जैसे कि ये जो सारे आपने बताए थे कि सामाजिक भावना वाले, यहाँ पर भी जो है आदर्श नागरिक वही होता है जिसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। नागरिक गुणों के बिना हम अपने समाज और आदर्श राज्य की स्थापना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सहयोग और त्याग से नागरिक अनेक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को हल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद परिश्रम, हार्ड वर्कर होना चाहिए, उसके अंदर जो है भावना होनी चाहिए कि वो आलसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हार्ड वर्क उसके अंदर होना चाहिए, वो हमेशा जो है प्रगतिशील रहे, कुछ अच्छा जीवन में करने के लिए सोचे, समाज के लिए कुछ अच्छा करने की सोचे, देश के लिए जो है कुछ नई इन्वेंशंस करने के बारे में सोचे। वो इस तरीके से जो है अपने जीवन को तैयार करे कि वो कभी ना कभी जो है न केवल अपने परिवार के ही बल्कि समाज के और फिर देश के काम आ सके। ठीक है, तो परिश्रम जो है उसके अंदर किसी भी नागरिक के अंदर परिश्रम जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, उसको हार्ड वर्कर होना चाहिए। उसके बाद देखो जागरूकता जो है, ये तो विजिलेंस बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जागरूकता ये आदर्श नागरिकता का ये जो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ठीक है, देखो बहुत सारी जो है एक नागरिक की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, न केवल पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है बल्कि उसके बाद जो है उसकी सोसाइटी के प्रति, उसकी कंट्री के प्रति, उसकी जो है यहाँ तक कि हम कहेंगे इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आदर्श नागरिक जो होता है वो इन सारी समस्याओं के, इन क्षेत्रों की सभी समस्याओं के प्रति वो सजग रहता है और अपने आप को और जो है इस तरीके से तैयार करता है कि जिससे वो इन सभी समस्याओं से सही तरीके से जो है इन समस्याओं से निकल सके। ठीक है, उसके बाद देखो देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति का बेसिक जो है बात किसी भी नागरिक के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने मीनिंग में पढ़ा था कि देशभक्ति जो है किसी विदेशी के अंदर होना, किसी ऐसे नागरिक के अंदर जो विदेश से संबंध रखता है जरूरी नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त है उसके अंदर देशभक्ति का गुण होना ही चाहिए। ठीक है, वह तन मन धन से देश की सहायता करे, और देशद्रोही नागरिक जो होते हैं वो विदेशी शत्रु से भी बुरे कहे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए देशद्रोही नहीं होना चाहिए नागरिक को। एक नागरिक के अंदर जो है आदर्श देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। उसके बाद विश्व प्रेम की भावना, जैसे जो है बेटे आजकल जो है केवल हम अगर देखें तो हम जो है विश्व जो है अब क्या हो गया है, विश्व पहले से सिकुड़ गया है, यानी कि अब जो है आवागमन के इतने अधिक साधन बढ़ गए हैं हर चीज का, जिससे कि एक नागरिक केवल अपने ही देश का नागरिक नहीं बल्कि वो एक वैश्विक स्तर पर भी वो नागरिक बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से विश्व प्रेम की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। उसको जो है कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गलत हो। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे नागरिक होते हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति आतंकवादियों के रूप में काम कर रहा है तो वो केवल अपने राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि वो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है इस तरीके की बातें, इस तरीके के विचार नहीं आने चाहिए जो विश्व प्रेम के लिए खतरा पैदा हो करें। ठीक है, तो इसलिए जो है विश्व प्रेम की भावना नागरिक के अंदर होनी चाहिए। वैज्ञानिक प्रगति ने समस्त संसार को क्या बना दिया है, एक इकाई अथवा एक समाज बना दिया है। इस लाइन का वही मतलब है,
मीनिंग है जो मैंने अभी आपको बताया कि सारा विश्व क्या हो गया, पहले से छोटा हो गया है। आवागमन के इतने ज्यादा साधन बढ़ चुके हैं कि अब जो है विश्व का सभी नागरिकों के या पारस्परिक संबंध पहले से ज्यादा हुए हैं। तो इसलिए जो है इस लोकतांत्रिक सरकार संसार में ये ज्यादा जरूरी है कि राष्ट्रीय सरकारें नागरिकों द्वारा निर्वाचित होती रहे। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नागरिकता। कि नागरिकता जो है किस प्रकार से प्राप्त होती है। देखो, नागरिकता शब्द का अर्थ समय अनुसार बदलता रहा है। प्राचीन यूनान में नगर राज्य की संस्कृति प्रचलित थी। ठीक है, जब छोटे छोटे जो है यूनान के अंदर छोटे छोटे नगर राज्य होते थे तो उस समय जो है सभी नागरिकों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त नहीं थे। नागरिकता के अधिकार कुछ ही लोगों तक सीमित थे। अरस्तु ने क्या कहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो बेटा, अरस्तु ने केवल कुछ ही लोगों को जो शासन और न्यायिक कार्यों में भाग लेते थे उन्हें ही नागरिक कहा था। परंतु आधुनिक युग में नागरिकता की अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसे ब्यॉर्ड ने क्या कहा है कि नागरिकता अपनी निष्ठाओं को ठीक से निभाना है। कि जिसकी जो भी जो है निष्ठाएं हैं, कुछ भी जो है उसके इस तरीके के जो राइट्स हैं, ठीक है, और उसको क्या करे, वो उसको सही तरीके से जो है उनको निभाए। अगर जो है हम सारी डेफिनेशंस पढ़ लेंगे एक बार, तो उसके बाद हमें जो इसकी स्पेसिफिक इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आएंगी वो निम्नलिखित होंगी। जैसे राज्य की सदस्यता जिस व्यक्ति को प्राप्त हो वही क्या कहलाता है, यानी वही जो है नागरिकता कहलाती है। ठीक है, नागरिकता की प्रथम विशेषता राज्य की सदस्यता है। नागरिक को स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद सर्वव्यापकता के नागरिकता राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के आधार पर प्राप्त होती है। उसके बाद अधिकारों का प्रयोग कि जो भी व्यक्ति जिसको भी नागरिकता का अधिकार प्राप्त है वह अपने जीवन उपयोगी सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करता है। उसके बाद कर्तव्य परायणता कि नागरिकता व्यक्तियों में कर्तव्य परायणता की भावना को भी जगाती है। देशभक्ति की भावना, जैसे जो पॉइंट हमने मुख्य रूप से किसके अंतर्गत पढ़े थे, आदर्श नागरिकता के अंदर पढ़े थे, कि आदर्श नागरिक के अंदर पढ़े थे कि भाई एक आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए। तो अगर वो सारी चीजें फुलफिल करता है तो वो क्या कहलाएगी, फिर नागरिकता कहलाएगी कि उस व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके दो प्रकार के हैं। पहले तो जन्मजात नागरिकता होती है, जैसे कि नागरिकता दो प्रकार की होती है, जन्मजात नागरिकता और राज्यकृत नागरिकता। ठीक है, तो इस तरीके से जन्मजात नागरिकता आप पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली जो है रक्त सिद्धांत और भूमि सिद्धांत से संबंधित होती है। ठीक है, इसको जरा थोड़े डिटेल से पढ़ लेते हैं हम एक बार फिर से। देखो जन्मजात नागरिकता देखिए दिया हुआ है, जो सबसे पहला पॉइंट भूमि सिद्धांत पर आधारित होती है। जस्ट सॉयल और जो प्रिंसिपल ऑफ सॉयल, इस सिद्धांत का क्या अनुसार है कि भाई कोई भी बच्चा उसी देश का नागरिक होता है जिस देश की भूमि पर वह पैदा होता है। जैसे यदि एक भारतीय अपनी स्त्री के साथ इंग्लैंड गया हुआ हो और वहां उनसे कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो वह बच्चा इंग्लैंड का नागरिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर ये रूल है कि कोई अगर नागरिक कहीं से भी आया हुआ है, अगर उसका बच्चा जो है इंग्लैंड में पैदा होता है तो उसे इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है रक्त सिद्धांत का, कि रक्त सिद्धांत के ऊपर ये ब्लड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ब्लड, इसका क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस देश में रहने वाले उसके माता पिता हैं, चाहे वह किसी भी देश की भूमि पर पैदा हुआ हो, ठीक है, यदि एक भारतीय जो है अपनी धर्म पत्नी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी गया हुआ हो तो वहां पर भी उसको कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे को रक्त सिद्धांत के अनुसार जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इंडिया में इस तरीके का प्रोविजन है कि अगर कोई भी हमारा इंडियन जो है किसी भी कंट्री में हो, अगर माता पिता सेम है तो उनकी जो है ना उनके बच्चों को वहाँ यहाँ की भारत की नागरिकता आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद तीसरी है दोहरी नागरिकता, कि कई बार क्या होता है कि किसी किसी बच्चे को जो है दोहरी नागरिकता मिल जाती है, जैसे रक्त सिद्धांत के आधार पर भी और उसको भूमि सिद्धांत के आधार पर भी जो है। मान लीजिए जो है एक इंडिया का बच्चा है जो इंग्लैंड में गया हुआ है, ठीक है, एक ऐसी दंपति है जो इंग्लैंड घूमने गई है तो वहां पर बच्चा पैदा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को बेटे इंग्लैंड की नागरिकता तो भूमि सिद्धांत के आधार पर मिल जाएगी और माता पिता की नागरिकता उसके रक्त सिद्धांत के आधार पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब एक नागरिक को ही एक ही व्यक्ति को दो दो नागरिकता प्राप्त हो जाती है तब जो स्थिति बनती है उसको दोहरी नागरिकता कहा जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो वो स्वयं चॉइस करता है कि उसको किस कंट्री की नागरिकता प्राप्त करनी है
और जब वो एक दोनों में से किसी एक कंट्री की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऐसे में ऑटोमेटिकली दूसरी कंट्री की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जन्मजात नागरिकता। उसके बाद दूसरी है हमारी राज्यकृत नागरिकता। कि राज्यकृत नागरिकता क्या होती है? देखो, राज्यकृत नागरिकता जो है कि जैसे कि आपको नाम से पहले भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था इस बारे में कि राज्यकृत नागरिकता होती क्या है। नेचुरलाइज्ड जो सिटीजनशिप है वो कैसे बनती है कि एक व्यक्ति जो है किसी भी ऐसी कंट्री में चला जाता है और वहां पर जाकर के उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने लग जाता है और कुछ लंबे समय तक रहता है। कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनके बाद जो है उसको उस कंट्री की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अगर वो चाहे तो वो कौन कौन से कारक हैं? देखो, सबसे पहले लंबा निवास। अगर कोई व्यक्ति जो है लंबा निवास, जैसे कहीं अलग अलग देश के अंदर अलग अलग सिस्टम है इसके अंदर। देखो, भारत में जो है 4 वर्ष, अमेरिका और इंग्लैंड में 5 वर्ष का नियम है। ठीक है, इस तरीके से है कि कोई भी राज्य निर्धारित अवधि जो है पूरी होने पर भी नागरिकता प्रदान करने से इनकार कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में अवधि से पूर्व भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। पहला तो ये लंबा निवास हो गया है, लॉन्ग रेजिडेंस। उसके बाद दूसरा है शादी। जैसे कि जापान में यदि कोई विदेशी पुरुष जापानी स्त्री से विवाह करता है तो उस पुरुष की नागरिकता मिलने का नियम है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। यदि कोई विदेशी रूस की स्त्री से विवाह करता है तो उसे रूस में ही रहना होता है, क्योंकि रूस के नियमानुसार वहां की स्त्री किसी विदेशी पति के साथ दूसरे देश में नहीं जा सकती है, क्योंकि बेटा वहां पे जो है ऑलरेडी जनसंख्या कम है रशिया के अंदर। तो इसलिए वहां पर ये सिस्टम रखा गया है कि कोई स्त्री जो है उसे विदेशी से शादी करने की छूट नहीं है। अगर किसी विदेशी ने उसके साथ शादी कर ली तो उसको उस रशिया के अंदर ही रहना पड़ेगा, रूस के अंदर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, ये सिस्टम इसलिए रखा गया वहां पर। उसके बाद संपत्ति खरीदना, कि कई देशों में क्या सिस्टम रखा गया है जैसे ब्राजील है, मैक्सिको, पेरू है। वहां पर क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति खरीद ली है तो वो ये मानते हैं कि भाई अब उसने वहां पर संपत्ति खरीद ली है तो इसका मतलब वो उस देश के हितों में रुचि लेने लगा है, उस देश के जो है डेवलपमेंट में सहयोग करेगा, उस देश के लिए अच्छा सोचेगा। ठीक है, इस विचार के साथ जो है ऑटोमेटिकली वहां पर क्या दे दी जाती है, वहां पर भी नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया संपत्ति खरीदना। उसके बाद सरकारी नौकरी पाना। अगर मान लो जैसे इंग्लैंड के अंदर है कि यह नियम है कि किसी विदेशी को वहां कोई सरकारी नौकरी मिल जाती है और वो फिर उसके बाद वो प्रार्थना पत्र दे दे तो उसे वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस आधार पर बहुत सारे भारतीय जो है इंग्लैंड के नागरिक बने हुए हैं। इसके बाद अगला कहते हैं कि अगला कहते हैं गोद लेना। क्या अडॉप्शन करना सॉरी गोद लेना जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भी जो है किसी विदेशी बच्चे को अगर गोद ले लेते हैं तो उस बच्चे को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है जहां के व्यक्ति ने उसे गोद लिया है। माता पिता को नागरिकता की प्राप्ति, अगर मान लीजिए कि जब जो है क्या होता है कि जब इस तरीके से क्या होता है कि सभी राज्यों में जब माता पिता को किसी देश की नागरिकता प्राप्त होती है तो बच्चों को भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इस देश का नागरिक समझा जाने लगता है। उसके बाद जो है विजय प्राप्त कर लो। अगर मान लो एक देश का और दूसरे देश का आपस में लड़ाई होती है तो एक देश ने दूसरे देश को जीत लिया, तो जिस देश ने जो देश जीत जाता है, जो हारे हुए देश के नागरिक क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली जीते हुए देश के नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, अगर मान लो अभी जो है भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है और हम पाकिस्तान को जीत लेते हैं तो पाकिस्तान के नागरिक जो है वो पाकिस्तानी नहीं कहलाएंगे, बल्कि वो भी क्या कहलाएंगे, भारतीय कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए चाइना भारत को जीत लेता है तो हम सब भी चाइनीज कहलाएंगे, इंडियन नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे हो जाता है सिस्टम। तो ये ऐसा होता है। इसके साथ अगर है जैसे 8th पॉइंट है फिर सेना में भर्ती होने से, कि कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर ये स्पेशली रखा गया है सिस्टम कि अगर मान लीजिए आप उनके देश की सेना में भर्ती हो गए तो इसका मतलब आप जो है उस देश के प्रति आपकी वफादारी ज्यादा होगी जिस देश में आप जो है नौकरी कर रहे हैं, सेना में भर्ती हो गए, तो इसलिए भी आपको वहां की नागरिकता मिल सकती है। इच्छा द्वारा, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको देश की नागरिकता प्राप्त हो, ठीक है, तो अगर आप वॉलेंटरली जो है कहते हैं कि भाई मुझे इस देश की नागरिकता चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो है मिश्रित सिद्धांतों के अनुसार 2 देशों के नागरिक हों और वयस्क होने पर आपकी इच्छा ये हो कि मुझे जो है कि उनमें से किसी एक देश की नागरिकता चुननी है तो आप अपनी इच्छा अनुसार नागरिकता
चुन सकते हैं। ठीक है, भाषा सीख लेने पर, अगर आप कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे यदि कोई विदेशी वहाँ की राष्ट्रभाषा सीख लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता दे दी जाती है। प्रार्थना पत्र देने पर, कि अगर जो है राज्यकृत नागरिकता में ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी देश का जो है नागरिक बनना चाहता है तो उस देश से संबंधित सभी शर्तें पूरी करने पर उसे अच्छे चाल चलन का प्रमाण पत्र भी पेश करना पड़ेगा और अदालत में राज्य के प्रति वफादारी की शपथ भी लेनी पड़ेगी, और ऐसे करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जाने पर उसे नागरिकता मिल जाती है। तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इन सब कार्यों के पश्चात जो है किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो सकती है। खो जाने के तरीके क्या है बेटा? सेम खो जाने के तरीके भी यही हैं कि जिस प्रकार से जो है लंबा निवास आपने यहाँ किया तो आपको नागरिकता मिल गई। अगर मान लो आपने किसी देश को लंबा निवास, अगर आपने किसी देश को जो है लंबी अनुस्थिति कर दी, वहां पर आप कई सालों से वहां पर गए नहीं, तो आपके ऑटोमेटिकली खो जाएगी। जैसे विवाह करने से नागरिकता मिल सकती है, वैसे ही विवाह करने से नागरिकता खो भी सकती है। जैसे कि देखो, इंग्लैंड की लड़की किसी भारतीय लड़के से विवाह कर लेती है तो उसकी इंग्लैंड की नागरिकता खो जाएगी। इस तरीके से सेना में भर्ती होने से भी, अगर मान लीजिए आप, जैसे यहाँ पर बताया था हमने कि सेना में भर्ती होने से नागरिकता मिल सकती है, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए भारत का नागरिक है और वो जाकर के अमेरिका में सेना में भर्ती हो जाता है तो भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। निवास स्थान न होने से, कि अगर मान लो जैसे साधुओं, सन्यास के, बेगरों और पागलों आदि की नागरिकता समाप्त हो जाती है क्योंकि उनका कोई निवास स्थान नहीं होता है। आमतौर पर मतदाता की सूची में नाम लिखवाने के लिए किसी निश्चित निवास स्थान का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कोई भी आपके पास जो है किसी भी तरीके का प्रूफ होना चाहिए कि आप उसी देश के वासी हैं। उसके बाद विदेशों में अलंकरण प्राप्त करने से, अगर मान लीजिए आप दूसरे देश में जो है किसी भी प्रकार का कोई भी आपने उपाधि वगैरह ग्रहण कर ली है, तो इसका मतलब जो है आपने कोई वहां पर नौकरी ले ली है, कोई वहां का सम्मान प्राप्त कर लिया है, तो आप इसका मतलब जो है उस देश के प्रति अब आपकी वफादारी होगी तो दूसरे देश की ऑटोमेटिकली आपकी गुम हो सकती है। देशद्रोह के कारण अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए देशद्रोह करता है, रहता किसी देश में है और अपनी वफादारी किसी दूसरे देश के प्रति रखता है, तो ऐसी स्थिति में भी अगर देशद्रोह साबित हो जाता है तो उसकी नागरिकता खत्म मानी जाती है। ये सारे जो हैं पागल दिवालिया हो जाने पर, गोद लेने देने पर और देश का त्याग करने पर, संपत्ति करने, जो जो चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी हैं कि भाई हमें किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो सकती है, तो अगर हम उन्हीं सभी चीजों का उलट करेंगे, उनका सबका जो है विपरीत करेंगे, तो हमारी नागरिकता जो है, हमारी नागरिकता जा भी सकती है, खत्म भी हो सकती है। ठीक है, हमारी नागरिकता का लॉस भी हो सकता है। तो ये सब चैप्टर इस तरीके से है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, आप आसानी से याद कर लेंगे, समझ लेंगे और इसे याद करेंगे। ठीक है, ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।